स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है अलका सरावगी की कहानी टिफिन। विद्या के पास हर समय रुपए रहते हैं। उसे टिफिन लाने की भी कोई जरूरत नहीं। कैंटीन में चली जाती है और जो मन में होता है खरीद कर खा लेती है। कितनी अच्छी है उसकी मम्मी। सारिका ने दादी के बगल में लेटते ही रोज की तरह स्कूल की बातें शुरू कर दी। अच्छा दादी, जया की मम्मी इतनी कंजूस क्यों है? जया तो अपनी मम्मी की एक ही लड़की है, पर उसकी मम्मी तो उसे एक पैसा भी पॉकेट खर्च नहीं देती। सब बच्चों को थोड़े बहुत पैसे तो मिलते ही हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, पर जया तो भूल से भी कभी एक रुपया भी नहीं लाती। मैं उसके घर तो गई हूँ एक बार। वे लोग इतने गरीब तो नहीं लगते। कुछ न कुछ दिक्कत होगी उसकी मम्मी को। तुम इतनी बड़ी हो गई, अभी तक यही समझती हो कि बहुत रुपए देने से माँ बाप अच्छे हो जाते हैं। पगली, दादी ने रोज की तरह सारिका के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। सारिका ने कुछ गंभीर होकर सोचते हुए कहा, हाँ दादी, जया की मम्मी को कुछ परेशानी तो जरूर है। उसकी दादी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जया वैसे ही बहुत कम बोलती है, पर अपनी दादी का तो कभी नाम ही नहीं लेती। मैं तो जब भी स्कूल में घर की बातें करती हूँ तो बार बार तुम्हारा ही नाम आ जाता है। सारिका ने दादी के गले में बांह डालकर चिपकते हुए कहा। दादी के चेहरे की झुर्रियों को मुस्कान में तनते हुए देख उसने कहा, वैसे दादी, मैं हूं तो बहुत लक्की। मम्मी मुझे कंजूसी से कम रुपए देती है तो क्या, तुम तो चुपके से दे देती हो। सारिका ने फुसफुसाकर दादी से कहा और दादी भी उसके साथ हंस पड़ी। तुम बिगड़ोगी न तो तुम्हारी मम्मी मेरा ही नाम लगाएगी। मम्मी को सब पता है कि तुम रोज रात को दादी को क्यों फुसलाती हो। सारिका ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, हूँ मैं और बिगड़ूंगी? तुमको पता नहीं दादी, स्कूल में कोई ये बात सुने तो कितना हंसेगा। मुझे सब टीचरें कितना चाहती हैं तुम्हें मालूम नहीं। मिसेस विश्वास ने पता है क्या लिखा है मेरी रिपोर्ट में? इट्स अ प्लेजर टू टीच सारिका। मतलब सारिका को पढ़ाना ही एक आनंद है। मम्मी की बात छोड़ो, मम्मी को तो मेरा सारे दिन पढ़ना ही बिगड़ना लगता है। मैं पढ़ती हूँ तो मम्मी की बात मुझे सुनाई नहीं देती। बस मम्मी इसी बात पर गुस्सा हो जाती हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी बेटी इतने ध्यान से पढ़ती है कि उसे कुछ सुनाई देता ही नहीं। एकदम अर्जुन की तरह हंसते हुए सारिका ने कहा, अच्छा बहुत बात बनाने लगी हो आजकल। यह मिसेज विश्वास वही है ना जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, जिसे देखने के लिए रोज सुबह 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाती हो। दादी की बात सुनकर सारिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम भी दादी अरुणा की बात पर विश्वास कर लेती हो। अरुणा तो मुझे छेड़ने के लिए ऐसी बात करती है। अच्छा दादी, यह अरुणा हर समय अपने घर की बातें क्यों करती रहती है? वह रोज टिफिन में सेकी हुई मूढ़ी, लाई जैसी चीज तो जो बंगाल में बहुत खाई जाती है लाती है। हम लोगों को उसकी मूढ़ी इतनी अच्छी लगती है, पर कोई उसकी मूढ़ी की बड़ाई नहीं कर सकता। वह बुरा मान जाती है, कहती है हमारे घर तो इतना पैसा नहीं कि मैं और कुछ लाऊं। फिर मेरी मम्मी तो ऑफिस जाती है, उन्हें इतनी फुर्सत भी नहीं है। मैं उसके घर तो नहीं गई, पॉकेट खर्च तो वह भी मेरे जितना ही लाती है, वही 15 रुपए महीने। पर खैर हम लोगों को तो इसलिए कम रुपए मिलते हैं क्योंकि हम लोग 5 बच्चे हैं। कितना खराब लगता है उसका इस तरह बोलना। हम लोग उसके घर तो नहीं जाते देखने। वह खुद ही हर समय ऐसे बोलती रहती है और खुद ही दुखी होती रहती है। मुझे कई बार लगता है कि वह रश्मि के कारण ही ऐसा करती है। रश्मि को तो तुम जानती हो, कितनी इतराती है। रोज टिफिन खोलते समय कहेगी, देखो आज क्या दिया है मम्मी ने। रश्मि है भी एकदम मुंह फट, जो मन में आता है बोल देती है। विद्या ठीक है, वह कभी अपने घर के बारे में कोई बात नहीं करती, न बुराई न बड़ाई। आज तक उसके घर के बारे में मैंने एक बात भी नहीं सुनी है, जबकि हम लोग 4 साल से एक साथ टिफिन करते हैं। बस इतना मालूम है कि विद्या के पास रुपयों का खजाना है। कई बार तो उसकी किताब में ही 10 रुपए का नोट पड़ा रहता है। कैंटीन में वह हमेशा अकेले ही सबके खाने के पैसे देना चाहती है, पर तुम्हें तो मालूम है मुझे यह पसंद नहीं। हम लोग मिलजुल कर ही रुपए देते हैं,
रश्मि को जया का पैसा न लाना अखरता तो है, पर मेरे डर से कुछ बोलती नहीं। जिस दिन जया कैंटीन में मूढ़ी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। रश्मि है बड़ी अजीब, वह विद्या से भी कुछ चिढ़ती सी है, पर विद्या को कुछ बोलती नहीं, क्योंकि विद्या ऐसे तो चुप रहती है, पर गुस्सा आ जाने पर वह भयंकर झगड़ा कर लेती है। पहले तो उसे विद्या का खुद टिफिन न लाकर हम लोगों का टिफिन खा जाना बहुत अखरता था, पर मैंने साफ कह दिया कि विद्या हम लोगों के साथ ही टिफिन करेगी। विद्या कैसे अकेली अकेली रहती थी। कभी कभी तो टिफिन के समय कैंटीन में जाकर पूरे समय बरामदे में अकेली खड़ी नीचे देखती रहती थी। कैंटीन में भी अकेले खाने में मजा थोड़ी आ सकता है, पर विद्या से कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहता था। असल में वह रहती कुछ अजीब ढंग से है न। अच्छा याद आया, कल मुझे टिफिन में आलू के पराठे दे देना, विद्या को बहुत पसंद है। बोलते बोलते ही सारिका को नींद आ गई। दादी उसका मुंह देर तक देखती रही। सब बच्चों में सारिका ही उनके सबसे करीब है। बचपन से ही अपने स्कूल की सारी बातें वह उन्हें बताती आई है। अब 11वीं कक्षा में आने के बाद भी उसे दादी को सारी बातें बताए बिना चैन नहीं पड़ता। कोई समस्या हो तो वह दादी से ही सलाह लेती है। आए दिन ही उसकी कोई न कोई समस्या बनती ही रहती है। एक तो उसका कोमल भावुक स्वभाव, और ऊपर से यह उम्र भी तो ऐसी ही है। कभी किसी सहेली ने कुछ कह दिया, कभी किसी टीचर ने, कभी नंबर अच्छे नहीं आए, कभी मम्मी ने डांट दिया, कभी पापा से नहीं बनी। कुछ न कुछ बात ऐसी हो ही जाती है कि वह परेशान हो उठती है। उसकी माँ कई बार आपत्ति करती है, इतना मनमोजी होना अच्छा नहीं, आखिर लड़की है, दूसरे के घर जाएगी। पर दादी को मालूम है कि सारिका को समझना उसकी माँ के वश की बात नहीं। वे जानती हैं कि वह अभी बच्ची है, अपने आप समझ जाएगी। एक लंबी सांस लेकर वे लेट गई। इसकी उम्र में मेरे इसका पापा पैदा हो गया था। हम लोगों का भी कोई जमाना था, उसमें बचपन था ही कहाँ। सारिका ने स्कूल से आकर अपना बस्ता रखा और लेट गई। उसका चेहरा बता रहा था कि वह काफी उद्विग्न है। उसके मूड उसकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्होंने दादी की तरफ देखकर सारिका से पूछा, क्या है, खाना नहीं है क्या? सारिका ने कहा, हम लोग सारा आकाश पढ़ रहे हैं। तो तुम नहीं समझोगी, कहकर सारिका ने करवट बदल ली। माँ ने दादी की तरफ इल्जाम भरी आंखों से देखा, फिर वे कमरे से बाहर चली गई। दादी ने सारिका के पास बैठकर पूछा, क्या है उस किताब में बेटा? सारिका उठकर बैठ गई। अच्छा बताओ दादी, मैं क्यों पढ़ रही हूँ? मुझे भी करना वही है ना जो तुम और माँ बिना पढ़े कर रही हो। फिर क्या फायदा पढ़ने लिखने से? सारा आकाश की प्रभा पढ़ी लिखी है, पर उसका पति और ससुराल वाले उसे कितनी तकलीफ देते हैं। उसका पढ़ा लिखा होना ही उसका सबसे बड़ा दोष है। जब मैं अपना भविष्य जानती हूँ तो मुझे उसी के लिए अपने को तैयार करना चाहिए न। मैं न खाना बनाना जानती हूँ न और कुछ। माँ शायद ठीक ही मुझे डांटती रहती है। मुझे वही सब सीखना चाहिए। किताबों में सिर घुसाए रखने से क्या फायदा? दादी ने मुस्कुराकर स्निग्ध स्वर में कहा, किसने कहा तुमको कि तुम्हें कुछ और नहीं करना है? तुम बुद्धिमान हो, जमाना बदल रहा है, बहुत कुछ कर सकती हो। घर का काम तो एक नौकर भी कर लेता है। वह सब सीखने में क्या तुम्हें बहुत समय लगेगा? सारिका दादी से लिपट गई। ओ दादी, पापा मम्मी तुम्हारी तरह क्यों नहीं सोच सकते? पापा कहते हैं औरतों को घर में रहना चाहिए, औरतों को छूट मिलने से घर नहीं चलता। यू आर ग्रेट दादी, तुम देखना मैं जरूर कुछ करूंगी। तुमको पता है दादी, आज टिफिन में हम लोगों ने सिर्फ यही बातें की। पता है दादी, न जाने क्यों जया सारा आकाश की प्रभा के बारे में पढ़कर रो रही थी। मुझे लगता है कि उसकी मम्मी को उसकी दादी जरूर तकलीफ देती होगी, या फिर उसके पापा। ओह, ये दुनिया ऐसी क्यों है? अरुणा ने क्या कहा मालूम है? वह बोली, इस प्रभा को यह सब बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी? मैं होती तो घर छोड़कर भाग जाती। इस बात पर सब हंस पड़े। तुमको पता है ना, उसके मम्मी पापा ने घर से भागकर शादी की थी। अरुणा इतने घमंड से हम लोगों को यह बात बार बार बताती रहती है, पर आज सबके हंसने पर वह रो दी। दरअसल रश्मि ने कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं,
तुम्हें तो खानदानी एक्सपीरियंस है ही भागने का। मुझे रश्मि की बात बहुत बुरी लगी, पर हंसी तो मुझे भी आई थी। अच्छा दादी, हम लोग सब एक दूसरे को चाहते हैं, फिर भी क्यों हम लोग ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम अपनी ही सहेली को रुला दें। हम लोग क्यों दूसरों पर हंसने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दादी, विद्या इस बात पर बिल्कुल नहीं हंसी। हमेशा तो वो इस तरह की बातों में अपने चमकदार दांत दिखाकर सबसे जोर से हंसती है। आजकल विद्या को न जाने क्या हो गया है। हमेशा कुछ सोचती रहती है, कुछ बताती तो है नहीं अपने बारे में। लेकिन अब तुम उसे देखोगी तो पहचानोगी नहीं। उसने अपने बाल छोटे छोटे कटवा लिए हैं, बहुत अच्छी लगने लगी है। दादी को विद्या के दो चोटियों से निकलकर उड़ते हुए रूखे कटे फटे बाल याद आए। विद्या को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह कभी बाल बनाती ही नहीं है। सारिका की सब सहेलियां दादी दादी कहकर उनसे खूब बातें करती थी, पर विद्या उन्हें अपनी काली काली चमकदार आंखों से एकटक देखती रहती थी। उनसे नजरें मिलते ही वह आंखें घुमा लेती थी। उनके बहुत कोशिश करने पर भी वह उनसे कुछ बात नहीं करती थी। उनको लगा था कि इस लड़की के मन में किसी बात का बहुत दुख है। पता है दादी, आज विद्या ने आलू के पराठे भी नहीं खाए। उसे पता नहीं क्या हो गया है इन दिनों। बोलने लगी, मैं क्यों खाऊं तुम्हारा टिफिन। मैं तो टिफिन कभी लाती नहीं, तुम लोगों का खाती रहती हूँ। अब बोलो, 4 सालों से तो हम लोग एक साथ खाते आए हैं। अचानक क्या हुआ उसे। दादी ने पूछा। कभी तुम घर नहीं गई विद्या के। नहीं, वह किसी को बुलाती ही कहाँ है। पर आज रश्मि बता रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में वह विद्या के बगल वाले मकान में किसी के घर गई थी, तो उसने सोचा कि विद्या से मिल आए। अपनी बहन को लेकर वह विद्या के घर गई। रश्मि कहती है कि विद्या उसे देखकर एकदम डर गई। फिर उसने उन लोगों को एक कमरे में घुसाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में बाहर से बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। विद्या डर से कांप रही थी। उसने बताया कि उसके पिताजी बहुत गुस्सैल हैं। वे उसके भाई को डांट रहे थे। विद्या ने रश्मि को कसम दिलाई कि वह उसकी बात किसी को नहीं बताएगी। और रश्मि को तो तुम जानती ही हो, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि मैं विद्या को क्यों चाहती हूँ। बोल रही थी कि विद्या की मम्मी देखने में बहुत खराब है, इसलिए विद्या किसी को अपने घर नहीं बुलाती। जबकि उसका घर तो एकदम पिक्चरों के घरों की तरह बहुत सुंदर सजा हुआ है। अगले दिन सुबह सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। दादी ने फोन उठाया तो स्वर आया, जरा सारिका से बात करा दीजिए, मैं उसकी सहेली विद्या का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। दादी का सुनते ही माथा ठनक गया। हो न हो, कुछ दाल में काला है। उन्होंने सारिका को जगाकर उसे विद्या के भाई से बात करने को कहा। सारिका ने घबराई हुई आंखों से उनकी तरफ देखते हुए फोन पकड़ा। विद्या रात को मेरे घर रही थी क्या। विद्या यहाँ क्यों रहेगी रात को। मेरे घर तो वह कभी नहीं रही। क्या हुआ उसे। आप यहाँ आना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं पूछकर बताती हूँ। सारिका ने आंसू भरी आंखों से दादी की तरफ देखा। विद्या का भाई लगातार सारिका को ताक रहा था कि वह उसको कुछ जवाब दे। उसके गोल मोटी खाल वाले चेहरे पर पसीने की तेल भरी बूंदें चमक रही थी और उसके दोनों नथुने बार बार फूल और पिचक रहे थे। सारिका को उसे देखकर हठात एक सूअर की याद आ गई जो अपनी थूथनी ऊंची कर उसे गौर से देख रहा हो। उसने वितृष्णा से भर अपनी नजरें घुमा ली और दादी की ओर देखा। वे अपनी श्वेत साड़ी में गरिमा की मूर्ति सी बैठी थी और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक तरह की याचना थी। सारिका समझ गई कि वे चाहती हैं कि वह शिष्टता से उस आदमी के प्रश्नों का जवाब दे। वह आदमी सारिका को ऐसे देख रहा था जैसे सारिका कोई अपराधी हो और उसके मुंह खोलते ही सारा पर्दा फाश हो जाने वाला हो। उसने घर में घुसते ही नजरें दौड़ाकर उन लोगों की स्थिति और घर वालों को तोल लिया था। दादी के व्यक्तित्व और उनकी आंखों से झलकती चिंता के आगे उसने सभ्य दिखने की कोशिश करते हुए जैसे सफाई दी थी। कल विद्या स्कूल में शाम के 5:30 बजे तक बैठी रह गई थी। गाड़ी भेजने में कुछ देर हो गई थी। हम लोग बिजनेसमैन हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। स्कूल वाले तो समझते नहीं। विद्या को जरूर डांटा होगा। पहले भी उसे बहुत डांट चुके हैं इसी बात पर। अब आजकल की लड़कियों को तो आप जानती ही हैं।
मम्मी को बोलने का एक मौका मिला। बस पूछिए मत, मैं तो सोचती हूँ कि भगवान ही मालिक है। अब क्या होने वाला है? इतनी सी बात पर घर वालों की इज्जत से खेल सकती हैं आजकल की लड़कियां। मम्मी दादी और उसकी तरफ बिना देखे बोलती गई। थोड़ी शह पाकर विद्या का भाई आश्वस्त हुआ। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और कलम खोलकर सारिका को अधिकार पूर्वक आदेश देते हुए पूछा, हाँ तो तुम क्या जानती हो विद्या के बारे में? अपने भाई होने की कर्तव्य का मुस्तैदी से पालन करने का संतोष और पुलिसमैन की भूमिका का नया अनुभव उसे पुलकित किए दे रहा था। सारिका ने दादी की ओर एक बार देखा और कहा, आप लिखिए, मैं विद्या के बारे में क्या क्या जानती हूँ। विद्या के भाई के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आखिर यह अदना सी लड़की कब तक छुपाती? उसे लगभग विश्वास हो गया कि उसे पता चलने ही वाला है विद्या कहाँ गई है। सारिका ने शांत स्वर में कहा, आप लिखिए, 4 सालों में विद्या एक बार भी टिफिन लेकर स्कूल नहीं आई। सारिका ने परम संतोष से देखा कि विद्या के भाई का मुंह खुला का खुला रह गया था और उसके हाथ से कलम छूटकर डायरी पर गिर गया था। मम्मी उसे देख रही थी जैसे वह पागल हो गई हो। दादी की आंखों को वह पढ़ नहीं पाई।